लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी थी बीजांड या गुरु बीजाणु दाने की संरचना। आपने पढ़ा था कि एक बीजांड या गुरु बीजाणु दाने की संरचना का मुख्य भाग बीजांड का है, जो जीवित मृतकों की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक आवृत बीज पादप या एक मानव की किसी कोशिका को देखा जाए तो वो सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। अतः आप बोल सकते हो कि बीजांड काय की कोशिकाएं द्विगुणित। इसके अलावा आपने बीजांड की संरचना में पढ़ा था कि बीजांड काय दो आवरण घेरे रहते हैं, एक आंतरिक आवरण, एक बाहरी आवरण। आंतरिक आवरण, आंतरिक अध्यवरण, बाहरी आवरण, बाहरी अध्यवरण के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा था कि इसके शीर्ष भाग जहां पर अध्यवरण अनुपस्थित होते हैं उसे बीजांड द्वार तथा इसका आधारी भाग निपाक के नाम से जाना जाता है। अब जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहले आपने पढ़ा था नरजनन, नरजनन में परागकोश और परागकोश में बीजाणु जनन कोशिकाएं थी। उन बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी थी और उन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। वहां पर बने चार लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित थे और वे चतुष्क भिन्न भिन्न प्रकार के थे। भिन्न भिन्न पादपों को चतुष्क भिन्न भिन्न प्रकार के। ऐसा ही यहाँ पर अब आप पढ़ने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन। नर में पुंकेसर, पुंकेसर का परागकोश, मादा, मादा का अंडाशय, अंडाशय में बीजांड और बीजांड में पढ़ने जा रहे हैं गुरु बीजाणु या आप पढ़ने जा रहे हो गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए सामने बीजांड के मुख्य भाग बीजांड काय है, जो जीवित मृतता की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। आप यहाँ जो देख रहे हो ये है जीवित मृतता की कोशिका है जिससे बीजांड काय बना हुआ है। इन जीवित मृतता की कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। वापस होगी बीजांड काय की कोई एक कोशिका, इनमें से कोई एक कोशिका है पोषण प्राप्त करती है और पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। और अब उस कोशिका को ये सभी प्रोसेस इस बीजांड के अंदर चल रही है, लेकिन समझने के लिए मैंने इनको बाहर निकाल करके समझाया जा रहा है। आप यहाँ पर ही बता सकते हो, यहाँ पर किसी कोशिका को बड़ी कर सकते हो। और ऐसा ही मैंने आपसे बोला है कि बीजांड काय की कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है और तब उस कोशिका को प्रप्सु आरंभ या आर्किस्पोरियल इनिशियल के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बीजांड काय की कोशिकाएं द्विगुणित है। यहाँ पर कोई विभाजन नहीं हुआ है, केवल कोशिका ने पोषण प्राप्त किया है और पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो गई है, इसलिए कोशिका की गुणसूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोशिका द्विगुणित है और पोषण प्राप्त करके आकार में बढ़ी हुई कोशिका को प्रप्सु आरंभ के नाम से जाना जाता है या आर्किस्पोरियल इनिशियल के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आकार में बढ़ी इस कोशिका में या प्रप्सु आरंभक कोशिका में एक परिणत विभाजन या पेरिक्लाइडल डिवीजन होता है। मैं आपको जूनियर क्लास में बता चुका हूँ परिणत विभाजन का मतलब परिधि के साथ, और ये परिधि है और इसके सहारे एक विभाजन हुआ और उसको नाम दे दिया परिणत विभाजन या पेरिक्लाइडल डिवीजन। वापस सुनिए, सर्वप्रथम बीजांड काय कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है और पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी इस कोशिका को प्रप्सु आरंभ या आर्किस्पोरियल इनिशियल के नाम से जाना जाता है और आकार में बड़ी एक कोशिका बीजांड काय का अर्ध भाग घेर लेती है। इसके पश्चात इस प्रप्सु आरंभ कोशिका में एक परिणत विभाजन या पेरिक्लाइडल डिवीजन होता है। और मैंने आपसे बताया कि परिणत विभाजन या पेरिक्लाइडल डिवीजन ऐसा डिवीजन है जो परिधि के सहारे होता है और इसमें परिणत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका बाहर की ओर जिसे प्राथमिक द्वितीय कोशिका के नाम से जाना जाता है और परिणत विभाजन भी ऐसा विभाजन है जिससे कोशिकाओं की गुणसूत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भी बनने वाली दोनों कोशिकाएं द्विगुणित। बाहर की ओर बनी हुई कोशिका को या परिणत विभाजन से बाहर की ओर बनी हुई कोशिका को प्राथमिक द्वितीय कोशिका या प्राइमरी पैरेंटल सेल के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपसे कहा है कि परिणत विभाजन ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिधि के सहारे होता है। जिसमें बाहर की ओर बनी जो कोशिका है उसे प्राथमिक द्वितीय कोशिका के नाम से जाना जाता है
जो आगे चल करके भ्रूण कोश या मादा युग्मकोश व्यक्ति का निर्माण करती है। अंदर की ओर बनी हुई कोशिका जो है उसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से जाना जाता है। आपने नरजन्नांग पढ़ा था, तभी पढ़ा था कि बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था। और अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऐसा यहाँ पर है कि प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिका बनी है वही आपका पोषण ग्रहण करके आकार में कुछ बड़ी हो जाती है और तब उसे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जाना जाता है। वहां पर आकार में बड़ी उस कोशिका को या उस बीजाणु जनन कोशिका जो पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हुई थी उसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जाना गया था। लेकिन यहाँ पर ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, कुछ आकार में बड़ी हो जाती है पोषण प्राप्त करके और तब इसे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका द्विगुणित है, केवल पोषण प्राप्त किया है, अर्थात गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। अर्थात आप सीधा बोल सकते हो कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करती है और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित कोशिका है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आता है, वो से परसूत्र विभाजन से आता है। और आपको पता है अगर किसी कोशिका में हर्षसूत्र विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिका बनती है। ऐसा आपको जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है। यदि किसी कोशिका में समसूत्र विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। लेकिन जो हर्षसूत्र विभाजन है उसमें बनने वाली जो कोशिका है उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से अधिक होती है। वापस प्रभु आरंभक कोशिका में परिणत विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, बाहर की ओर प्राथमिक द्वितीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल जो आगे चल करके मादा युग्मकोश या उसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो भ्रूण कोश। आप आगे पढ़ोगे कि मादा युग्मकोश का दूसरा नाम भ्रूण कोश उसकी भित्ति का निर्माण करती है और अंदर वाली जो कोशिका है उसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के नाम से या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से जाना जाता है। और ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो है वही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करती है। और इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन से एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और आपने टॉपिक डाला है गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। तब आप लैंग्वेज बोल सकते हो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। बनने वाले 4 जो गुरु बीजाणु हैं वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और आप रैखिक क्रम पढ़ चुके हो, सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। बनने वाले 4 गुरु बीजाणु जो है उनमें निभागी छोर का गुरु बीजाणु अब आप यहाँ से देख सकते हो, इस डायग्राम को यहाँ इंडिकेट किया है। इस छोर की ओर जो गुरु बीजाणु बनेगा वो निभागी छोर की ओर, इस छोर की ओर जो गुरु बीजाणु बनेगा वो बीजाणु वाली छोर की ओर। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, इस वाले भाग को आपने नाम दिया था निभाग, क्या नाम दिया था चैलेजा। इस वाले भाग को आपने नाम दिया था बीजाणु द्वार, क्या नाम दिया था माइक्रोस्पोर, माइक्रोपाइल। वापस सुनिए, इस वाले छोर को आपने नाम दिया था बीजाणु वाली छोर या माइक्रोपाइल। इस वाले छोर को आपने नाम दिया था निभाग या चैलेजा। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मैंने आपसे कहा था प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करती है और इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और बनने वाले 4 गुरु बीजाणु एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अब मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं समझाने के लिए कि ये लोग 4 गुरु बीजाणु यहाँ पर बन गए, ये लोग, और ये बन रही है प्राथमिक द्वितीय कोशिका से भित्ति का निर्माण हो गया और ये बन गए 4 गुरु बीजाणु। वापस सुनिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और उसी के लिए आप लैंग्वेज बोलिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनने की यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। और ये सभी प्रक्रिया इस बीजाणु के अंदर चल रही है। यही पर प्रक्रिया हुई थी, आप समझने के लिए देख सकते हो
आकार में बड़ी होती है, फिर उसमें परिणत विभाजन होते हैं, अंदर वाली कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करती है, जिसमें सूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और सभी प्रक्रिया इस बीजाणु के अंदर संपन्न हो रही है। बनने वाले 4 गुरु बीजाणु एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित। तब मैंने लेखन बोली है कि निभागी छोर का जो गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय होता है। आप बोल सकते हो सक्रिय गुरु बीजाणु या एक्टिव मेगास्पोर। वापस लेंगे, सुनिए। बनने वाले 4 गुरु बीजाणु जो है रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से निभागी छोर की ओर उपस्थित जो एक गुरु बीजाणु है वो सक्रिय गुरु बीजाणु के नाम से जाना जाता है, जबकि बीजाणुधारी छोर की ओर के तीनों गुरु बीजाणु निष्क्रिय गुरु बीजाणु के नाम से जाने जाते हैं। निष्क्रिय गुरु बीजाणु के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि बनने वाले गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं, क्योंकि द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है। अतः बनने वाले गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं तथा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है और मैंने आपसे बोला है कि निभागी छोर का जो गुरु बीजाणु है वो सक्रिय होता है तथा बीजाणुधारी छोर के जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ये प्रोसेस गुरु बीजाणु जन्म या मेगास्पोर जेनेसिस। आप एक बार फिर स्क्वायर रूट देख सकते हैं। बीजाणु क्या है कि कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, फिर इसमें एक परिणत विभाजन होता है जिससे बाहर की ओर प्राथमिक द्वितीय कोशिका तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ये बीजाणु जनक कोशिका जो अंदर वाली है ये पूर्व बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करती है और इस पूर्व बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 पूर्व बीजाणु का निर्माण हो जाता है और ये सभी प्रक्रिया इस बीजाणु के अंदर संपन्न हो रही है। बनने वाले 4 गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय नहीं होते हैं। इनमें से निभागी छोर का जो एक गुरु बीजाणु है वो सक्रिय होता है तथा बीजाणुधारी छोर के जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो निष्क्रिय होते हैं। और मैंने आपसे लिखित बोली है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले 4 गुरु बीजाणु की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानी जाती है। बनने वाले 4 गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में होती है। अब आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। या आप ऐसा बोल सकते हो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन में संरचना। जैसे आपने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन में संरचना, कैसे डेवलपमेंट या कैसे मादा युग्मकोद्भिद बना और उसके अंत में बनने के बाद उसकी संरचना कैसे, वो चीज अब आप पढ़ने जा रहे हो। आपने वहां पर लेने बोली थी नर युग्मकोद्भिद के लिए कि अगुणित लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि द्विगुणित युग्मक मानव के विकास की प्रथम कोशिका होती है, क्योंकि युग्मक से भ्रूण बनता है, भ्रूण से अंततः शिशु बन जाता है। तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द्विगुणित युग्मक मानव के विकास की प्रथम कोशिका होती है। और ऐसा ही यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगुणित गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की प्रथम कोशिका होती है, अर्थात अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है। ऐसा ही टॉपिक आपने डाला है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। आज का दूसरा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो। पहला टॉपिक आप पढ़ चुके हो गुरु बीजाणु जनन। शॉर्ट लैंग्वेज में आप सुन सकते हो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानी जाती है। 4 गुरु बीजाणु बने रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, 4 सक्रिय नहीं होते हैं, केवल निभागी छोर का एक सक्रिय होता है, बीजाणुधारी छोर की 3 निष्क्रिय होती है। और अब किस प्रकार गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है तब मैं आपसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ। अगुणित गुरु बीजाणु जो है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, अर्थात अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है। और वो आप समझने जा रहे हो कि किस प्रकार से अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है। देखिए सामने सर्वप्रथम सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है आपको पता है निभागी छोर का जो गुरु बीजाणु है वो सक्रिय होता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु नष्ट हुए निष्क्रिय गुरु बीजाणु, क्योंकि निष्क्रिय गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं जिनसे निकला हुआ जो द्विद्रव है
वो सक्रिय ध्रुव बीजाणु को पोषण प्रदान कर देता है। और तब मैं आपसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि सक्रिय ध्रुव बीजाणु नष्ट हुए निष्क्रिय ध्रुव बीजाणु से पोषण प्राप्त करता है और आकार में बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पोषण प्राप्त करने के पश्चात कोई भी कोशिका आकार में वृद्धि करती है। और सक्रिय ध्रुव बीजाणु एक एगोनिस्ट कोशिका है जिसे ध्रुव बीजाणु के नाम से जाना जाता है। ये सक्रिय ध्रुव बीजाणु बीजाणुवाली छोर की ओर उपस्थित 3 निष्क्रिय जो ध्रुव बीजाणु हैं उनके नष्ट होने से उनसे निकले द्विध्रुव से पोषण प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करके सक्रिय ध्रुव बीजाणु आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में बढ़े हुए इस सक्रिय ध्रुव बीजाणु जो होता है इसमें 3 मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। मैं आपको बता दूं, आपने विभाजन पढ़ा था एक कोशिका, पहले कोशिका में केंद्रक विभाजन और फिर उनके मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है और 1 से 2 कोशिका बन जाती है। आपने जो भी विभाजन पढ़ा ऐसा पढ़ा है, लेकिन अब आप लोग बोल रहे हो कि इसके पश्चात आकार में बढ़े इस सक्रिय ध्रुव बीजाणु में 3 मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रीय विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें 1 से 2 केंद्रक तो बनते हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। 1 से 2 केंद्रक तो बनते हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ऐसे विभाजन मुक्त केंद्रीय विभाजन के नाम से जाने जाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके पश्चात इस जो सक्रिय ध्रुव बीजाणु है इसमें 3 समसूत्री मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। 3 समसूत्री मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। ये सभी मुक्त केंद्रीय विभाजन हो रहे हैं वो समसूत्री, और समसूत्री विभाजन का मतलब आप जानते हो कि समसूत्री विभाजन ऐसे विभाजन है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्र कोशिका की समान होती है। और उसके बाद मुक्त केंद्रीय का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि मुक्त केंद्रीय विभाजन ऐसा विभाजन है जिसमें कोशिका में केंद्रक तो विभाजन होते हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। एक ही कोशिका में केंद्रकों की संख्या दुगनी हो जाती है और ऐसा विभाजन मुक्त केंद्रीय विभाजन कहलाता है। और मैंने आपको बोला है कि सक्रिय ध्रुव बीजाणु जो है उसमें 3 मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम मुक्त केंद्रीय विभाजन में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। बनने वाले केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, अर्थात ये बोल सकते हो एक निभावी छोर की ओर चला जाता है और दूसरा बीजाणुवाली छोर की ओर चला जाता है। और ऐसा इनके मध्य एक बड़ी रिक्तिका के बनने के कारण होता है। बनने वाले जो केंद्रक उनको रिक्तिका प्रेस करती है और वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और एक केंद्रक जो है वो निभावी छोर की ओर पहुंच जाता है, दूसरा जो केंद्रक है वो बीजाणुवाली छोर पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात दोनों छोर पर, या आप ऐसा बोल सकते हैं निभावी छोर व बीजाणुवाली छोर जो है उनमें दोनों केंद्रकों में तृतीयक मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। और तृतीयक मुक्त केंद्रीय विभाजन ऐसा है जिसमें केंद्रक की विभाजन हो रहा है, भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। और तृतीयक में 1 से 2 केंद्रक बन गए, 1 से 2 केंद्रक। तत्पश्चात इनमें तृतीय मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है और बनने ये विभाजन जो है सभी मुक्त केंद्रीय विभाजन समसूत्री विभाजन है जिनमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन रहे हैं लेकिन केंद्रक के अंदर उपस्थित जो गुणसूत्र है उनकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये अब भी एगोनिक है। और तृतीय मुक्त केंद्रीय विभाजन में 1 से बन गए 2, 1 से बन गए 2, 1 से बन गए 2, 1 से बन गए 2। दोनों ध्रुवों पर अर्थात निभावी छोर और बीजाणुवाली छोर दोनों छोरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। ये 4-4 जो केंद्रक बनते हैं उनमें से एक केंद्रक दोनों छोरों से मध्य भाग की ओर गति करते हैं और मध्य भाग की ओर गति करके दोनों आपस में आकर के यहाँ पर संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर के तृतीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। संयुक्त होकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। वापस सुनिए, दोनों ध्रुवों पर बने जो 4-4 केंद्रक हैं उनमें से दोनों ध्रुवों से एक केंद्रक मध्य भाग की ओर गति करते हैं और मध्य भाग की ओर गति कर करके आकर के दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं और द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। और अब आप बोल सकते हो कि द्वितीय केंद्रक त्रिगुणित है, क्योंकि आप देख सकते हो शुक्राणु एगुणित, अंडाणु एगुणित, दोनों का संयोजन हुआ, बना युग्मन कैसा बना था? त्रिगुणित। एन और एन ऐसा यहाँ पर हो रहा है, एक केंद्रक इस छोर से आ रहा है, दूसरा केंद्रक इस छोर से आ रहा है, दोनों आपस में संयुक्त हो रहे हैं और संयुक्त होकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। और
अब ये सभी केंद्र जो है अपनी अपनी व्यक्ति का निर्माण कर लेते हैं। देखो इन 3 केंद्रों ने ये अपनी व्यक्ति का निर्माण कर लिया, इन 3 केंद्रों ने ये अपनी व्यक्ति का निर्माण कर लिया, इन 2 केंद्रों ने अपनी व्यक्ति का निर्माण कर लिया। और आपको पता है जब केंद्र पर व्यक्ति का निर्माण हो जाता है, जैसे मैं यहाँ बना दूं, ये जो व्यक्ति बन गई तो बन गई कोशिका, और एक कोशिका ये बन गई। और ऐसा ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों छोरों पर उपस्थित या जितने भी अब ये केंद्र थे अपनी और व्यक्ति का निर्माण कर लेते हैं, और व्यक्ति का निर्माण करके कोशिका का निर्माण कर देते हैं, और बनने वाली संरचना को मादा युग्मोद्भिद या इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो भ्रूणकोश के नाम से। ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे मादा युग्मोद्भिद या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक के नाम से जाना जाता है। और बन गया भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश। इसकी संरचना कैसी होती है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी से आपने पढ़ा है इसका परिवर्तन कैसे होता है। किससे हुआ? सक्रिय गुरुबीजाणु से। कैसे हुआ? सक्रिय गुरुबीजाणु ने नष्ट हुए निष्क्रिय गुरुबीजाणु से पोषण प्राप्त किया, आकार में बड़ा हो गया। इसके पश्चात इसमें प्रथम केंद्रीय समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे एक केंद्र से 2 केंद्र बन गए। बनने वाले केंद्र जो है वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात दोनों ध्रुवों पर उपस्थित जो केंद्र थे उनमें द्वितीय केंद्रीय विभाजन होता है और दोनों ध्रुवों पर 2 केंद्र बन जाते हैं। इसके पश्चात उनमें तृतीय केंद्रीय विभाजन होता है और दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्र बन जाते हैं। 4-4 केंद्रों में से एक केंद्र मध्य भाग की ओर गति करते हैं और आकर के आपस में संयुक्त हो जाते हैं और उसे द्वितीय केंद्र के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक केंद्र जो है व्यक्तियों का निर्माण करके कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं और बना देते हैं भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश। अब आप पढ़ने जा रहे हो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश संरचना। आप पढ़ चुके हो कि भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश का परिवर्तन कैसे हुआ, किससे हुआ था, सक्रिय गुरुबीजाणु से हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी प्रोसेस पढ़ चुके। और अब आपसे मैं देखने बोल रहा हूँ कि मादा युग्मकोश की संरचना या भ्रूणकोश की संरचना जो होती है वो 7 कोश की है, वह 8 केंद्रीय होती है। मादा युग्मकोश या भ्रूणकोश की जो संरचना है वो 7 कोश की है, वह 8 केंद्रीय होती है। आप काउंट कर सकते हो इन तीनों केंद्रों से 3 कोशिका बन गई, इन 3 से 3 कोशिका बन गई 6 कोशिका, और इससे 1 कोशिका बन गई 7 कोशिका। अब केंद्रों की संख्या काउंट करें तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र जो है, लेकिन जो केंद्रीय कोशिका 2 केंद्र होते हैं, तो केंद्रों की संख्या हो गई 8। तब मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मादा युग्मकोश या इसी का दूसरा नाम है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की जो संरचना है वो 7 कोश की है, वह 8 केंद्रीय होती है। इनमें 3 कोशिकाओं का जो समूह है जो बीजाणु वाली छोर की ओर उपस्थित होता है उसे अंडोत्करण या एग अपरेटस के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए इन 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाओं का समूह जो बीजाणु वाली छोर की ओर बना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीजाणु वाली छोर और दिमागी छोर, बीजाणु वाली छोर की ओर बना हुआ 3 कोशिकाओं का जो समूह है उसे अंडोत्करण या एग अपरेटस के नाम से जाना जाता है। अंडोत्करण के नाम से इसलिए जाना गया है क्योंकि इसमें अंड कोशिका उपस्थित होती है। इन 3 कोशिकाओं में से 2 सहायक कोशिका पार्श्व में उपस्थित होती है। देखो बीचों बीच ये दिखाई दे रही है और ये दोनों हो गई पार्श्व में। तब मैं बोल रहा हूँ इन 3 कोशिकाओं में से 2 सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स है जो पार्श्व में उपस्थित होती है, जो अंड कोशिका से छोटी होती है। सहायक कोशिका छोटी जबकि अंड कोशिका बड़ी होती है। इसका निचला हिस्सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों से बड़ी। तब मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अंडोत्करण में 2 सहायक कोशिका जो पार्श्व में उपस्थित है, मध्य में अंड कोशिका जो 2 सहायक कोशिकाओं से बड़ी। पढ़ चुके हैं हम 3 कोशिका जिनमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। सहायक कोशिका पार्श्व में उपस्थित है जबकि अंड कोशिका मध्य में उपस्थित है। और अगर बात करें तो ये सभी कोशिका एगोनिक है क्योंकि एक ही केंद्र से बनी है, और यहाँ पर केंद्र जो है वो एगोनिक है क्योंकि गुरुबीजाणु के केंद्र में समसूत्री विभाजन से बने हैं और गुरुबीजाणु एगोनिक था। अगर समसूत्री विभाजन हुए तो बनने वाले केंद्र भी एगोनिक होते। तब आप बोल सकते हो कि सहायक कोशिका एगोनिक, अंड कोशिका एगोनिक। निभागी छोर की ओर जो
तीन कोशिका है, उन्हें प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। और ये सभी कोशिका आकार में समान नहीं होती, मध्य कोशिका आकार में बड़ी जबकि पार्श्व कोशिका आकार में छोटी होती है। और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रही है, और ये सभी कोशिकाएं भी एगोनिक केंद्रकों से बनी है, अर्थात एगोनिक। और बीचों बीच जो कोशिका दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ी कोशिका है और इसे केंद्रीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। और ये केंद्रीय कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है क्योंकि दो केंद्रकों के संयोजन से बनी है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की द्वितीय कोशिका कितने गुणित होती है या केंद्रीय कोशिका जो है वो कितने गुणित होती है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 7 कोशिकाओं में 6 कोशिका जो है वो एगोनिक है, जबकि केंद्रीय जो कोशिका है वो द्विगुणित है। और अब आप समझ सकते हो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन गुरु बीजाणु से या सक्रिय गुरु बीजाणु से हुआ। कैसे हुआ? मुक्त केंद्रीय विभाजनों से हुआ। मुक्त केंद्रीय विभाजन से केंद्रक बने और अंततः व्यक्तियों का निर्माण करके केंद्रक कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। और 7 कोशिकीय व 8 केंद्र के मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण कर देते हैं। ये 7 कोश के 8 केंद्र के जो भ्रूण कोश है, इसका मतलब इसमें 7 कोशिका है और 8 केंद्रक। और मैं आपसे बोल रहा हूँ 7 कोशिकाओं में 3 कोशिका बीजाणुवारी छोर की ओर उपस्थित है, जिन्हें अंडोपकरण के नाम से जाना जाता है, जिनमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। सहायक कोशिका पार्श्व में और अंड कोशिका मध्य में। अंड कोशिका दोनों सहायक कोशिकाओं से बड़ी होती है। बीच में पाई जाने वाली कोशिका जो है वो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसे केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका जो है 2 केंद्रकों के संयोजन से बनी है, इसलिए द्विगुणित होती है। ऊपर वाली जो कोशिका है एक केंद्रकों से बनी हुई है जो निवासी छोर की ओर उपस्थित है, उन्हें प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। और ये सभी कोशिकाएं भी एगोनिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे मार्क में कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र द्विगुणित कोशिका है, अन्य सभी जो कोशिका है वो एगोनिक होती है।